नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर आशा दुबे कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय देवेंद्र नगर समाजशास्त्र की सहायक प्राध्यापक हूँ। बच्चों, मैं आज आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण क्या है इसके बारे में बताऊंगी। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो स्थानीय घटनाओं का विश्व स्तर पर रूपांतरण की एक प्रक्रिया है। पूरे विश्व के लोग मिलजुल कर एक साथ कार्य कर एक समाज का निर्माण करते हैं तथा एक साथ कार्य करते हुए ये वैश्विक गांव का निर्माण कर लेते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का समावेश है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक संबंधों के लिए किया जाता है, आर्थिक संदर्भ के रूप में किया जाता है, जैसे व्यापार, विदेशी निवेश, पूंजी प्रवाह और प्रौद्योगिकी के प्रसार। इन सब के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उस अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एकीकरण करती है। अब मैं आप लोगों को वैश्वीकरण का अर्थ बताऊंगी। वैश्वीकरण का जो अर्थ है वो बहुअर्थी है। यदि समाचार पत्रों, टीवी कार्यक्रम में यदि हम वैश्वीकरण को देखते हैं तो आर्थिक समाचारों में वैश्वीकरण का तात्पर्य पूंजी प्रवाह से है। राजनीतिक समाचारों में वैश्वीकरण का तात्पर्य सरकार की बदलती हुई भूमिकाओं से है। और यदि हम सामाजिक रूप में देखें तो सामाजिक संदर्भ में देखें तो वैश्वीकरण समाज में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन जो आधुनिकीकरण को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण का अर्थ सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों का संपूर्ण विश्व में विस्तार से है, जिसका लक्ष्य विभिन्न देशों में अंतरक्रिया के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। ये वैश्वीकरण का अर्थ है। अब मैं इसकी परिभाषा विद्वानों के अनुसार आपको बताऊंगी। जैसे शीला एल कोज़र ने विश्व के लोग परस्पर एक साथ जुड़कर एक साथ कार्य करते हुए यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्तियों का सम्मिश्रण है। अर्थात शीला एल कोज़र के आधार पर भी जो वैश्वीकरण है वो सामाजिक एवं आर्थिक ही ना होकर राजनीतिक, सांस्कृतिक और लोगों के वैचारिकी में आए हुए परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार दूसरे विद्वान हैं मैल्कम वार्ड्स ने भी वैश्वीकरण की परिभाषा दी है। उनके अनुसार देखें कि वैश्वीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें न केवल राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय का पर्याप्त समावेश होता है, जिसमें अपने राष्ट्रीय दबाव एवं बंधन धूमिल हो जाते हैं। अर्थात वैश्वीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय दबाव जो है वो कम हो जाता है। वैश्वीकरण के एक नवीन चेतना के रूप में भी प्रदर्शित की गई है, जिसमें सभी राष्ट्र मिलजुल कर मानव जीवन को खुशहाल बनाने और लोगों के जीवन को और अधिक बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास करते हैं। वैश्वीकरण संचार एवं तकनीकी के क्षेत्र में होने वाले विकास को प्रदर्शित किया गया है। सभी देशों के लोग मिलजुल कर इस क्षेत्र में वैश्वीकरण के रूप में सामने दिखाई देते हैं। वैश्वीकरण खेल में ओलंपिक खेलों को आपने देखा होगा, विश्व क्रिकेट को आपने देखा और इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता भी आपने देखी होगी। ये तो खेल में वैश्वीकरण। उसी प्रकार स्वास्थ्य संबंधी जो परिवर्तन है या स्वास्थ्य संबंधी जो संकट है उसके बारे में भी चेतना जागृत करता है वैश्वीकरण। अभी जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हमें वैश्वीकरण के जागरूकता को प्रदर्शित करती हुई दिखाई देती हैं। अब ये तो वैश्वीकरण की परिभाषा हो गई और मैं अब आप लोगों को वैश्वीकरण की विशेषताएं बताऊंगी। तो वैश्वीकरण की पहली विशेषता है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का कूलक है। समाज में जितने भी परिवर्तन होते हैं, चाहे वो धर्म संबंधी परिवर्तन हो, चाहे मानव जीवन की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो या राज्य व्यवस्था में परिवर्तन हो या संस्कृति और वैचारिकी में परिवर्तन हो, इन सब परिवर्तन का यदि कोई सेट है, कोई कूलक है तो वो है वैश्वीकरण। दूसरी विशेषता है क्षेत्रीय सीमाओं को महत्वहीन बनाने वाली प्रक्रिया।
क्षेत्रीय जो सीमाएं हैं उसको महत्वहीन कर देती हैं वैश्वीकरण की प्रक्रिया, क्योंकि वैश्वीकरण जो है वो सामाजिक संबंधों के निर्धारण में सीमाओं को महत्वहीन करते हुए पूरे विश्वव्यापी संबंधों से जुड़ जाती है। आज भारत में बैठा हुआ कोई भी युवक विदेशों से व्यापार कर सकता है, विश्व लेन देन कर सकता है, वहाँ की चीज़ों को डाउनलोड कर सकता है। जिसके पास नेट है, कंप्यूटर है और मोबाइल है, उसके पास ये सुविधा उपलब्ध होती है कि वह देश विदेश के साथ व्यापार कर सकता है, चैट कर सकता है और उनकी बहुत सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकता है। तो मानव संबंधों को प्रभावित करने वाली है ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया। नेक्स्ट में हम देखते हैं थर्ड विशेषता कि मानव गतिविधियों, संबंधों एवं ताने बाने को संपूर्ण विश्व में विस्तार करने वाली प्रक्रिया है। ये ताने बाने का, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में ताने बाने का अर्थ है कि जो संबंधों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं वो विश्व के एक भाग पर होने वाली घटना केवल उसी देश के या उसी एक भाग को प्रभावित नहीं करती, बल्कि पूरे विश्व के जितने भी देश हैं उन सबको उस घटना का प्रभाव होता है। दूर दराज में बैठे हुए देशों पर भी इनका प्रभाव हमको देखने को मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल लूँ मैं, अलकायदा आतंकवाद। तो अलकायदा आतंकवाद का प्रभाव केवल भारत में ही नहीं पड़ रहा है या भारतीयों पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि ये देश विदेश में भी विकेंद्रित हो गया है। केवल एक देश तक ही ये व्याप्त नहीं है। इसके पश्चात मैं आपको चौथी विशेषताएं बताऊंगी कि मानव गतिविधियां एवं संबंधों का गहनीकरण। वैश्वीकरण मानव गतिविधियों एवं संबंधों के गहनीकरण की प्रक्रिया है। गहनीकरण का अर्थ है कि वर्तमान में पाए जाने वाले जो संबंध हैं वो संबंध और अधिक तीव्र हो गए हैं। मतलब मानवीय जीवन के विभिन्न पक्ष विश्व अनेक भागों में रहने वाले लोगों से जुड़ गया है। जैसे मानव अधिकार है, पर्यावरण आक्रमण है, अर्थात वैश्वीकरण सभी को वैश्विक नियम और नियंत्रण से बांधकर संबंधों को गहन बना देता है। वैश्वीकरण के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ नियंत्रण शक्ति होती है जिसके द्वारा वो लोगों को कंट्रोल करता है और सबको बांध कर रखता है, अर्थात उन रिलेशन को, उस संबंध को गहन बना देता है। नेक्स्ट विशेषताएं देखेंगे कि मानव गतिविधियों एवं संबंधों के वेग को बढ़ाने वाली। मानव गतिविधियां आवागमन और संचार के माध्यम से मानव गतिविधियां का जो संबंध है, मानव लोगों के बीच जो आपस में संबंध है वो और अधिक वेग से अर्थात तेजी से बढ़ता है। भौतिक वस्तु, विचार, पैसों का प्रसार, इन सब को गति मिली हुई है या इनको सबको गति प्रदान की गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि विभिन्न समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विशिष्ट होता है। मतलब वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसका प्रभाव सभी देशों में एक समान नहीं होता, क्योंकि विभिन्न समाजों पर इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है। विकासशील समाजों में इसकी प्रकृति अलग है और जो विकसित हो चुके हैं उन देशों में, विकासशील देशों में और विकसित देशों में, दोनों में इनकी प्रकृति जो है अलग अलग होती है। यदि वो डिपेंड करती है, वो निर्भर करती है कि वहाँ की सरकार, वहाँ के नियम, वहाँ के निगम और वहाँ के व्यक्तियों की प्राथमिकताएं क्या है। जैसे यदि हम उदाहरण देखें कि सरकार जो है वो श्रम की कीमत कम होने पर भी न्यूनतम वेतन वृद्धि करने पर संकोच करती है, लेकिन वहीं पर अमेरिका अपने कारखाने में यदि फोर्ड जैसी कंपनी कार का प्रोडक्शन करती है, कार का उत्पादन करती है, तो इसका प्रभाव अमेरिकी श्रमिक पर अलग पड़ता है और भारतीय श्रमिक पर अलग पड़ता है। तो और इसके पश्चात हम देखते हैं नेक्स्ट में कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया असीमित प्रक्रिया है, असमताओं की प्रक्रिया है। इसमें कुछ लोग तो लाभान्वित होते हैं और कुछ लोगों को इसका नकारात्मक प्रभाव होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं, जैसे अमेरिका जैसे देशों में उनका, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनी हैं उनको इस वैश्वीकरण से फ़ायदा होता है, जबकि विकासशील कंपनी जो है वो इसके अधीन आ जाती है। विकसित समाज, विकसित देश जो है वो अपने से अधीन वाली जो देश हैं उन पर अपना एक
तरीके से प्रेशर डाल सकता है, एक तरीके से दबाव डालता है। एक उदाहरण में जैसे कि मैंने देखा है कि अमेरिका से यदि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आता है तो हम उसकी जांच परख नहीं कर सकते, उसका परीक्षण नहीं कर सकते, लेकिन अगर भारत देश का कोई सेलिब्रिटी जाता है तो भी अमेरिका चाहे तो उनका परीक्षण कर सकता है। इस प्रकार ये 7वीं विशेषताएं मैंने आपको बताई जो असीमित है, मतलब जब किसी को नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और किसी को इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब 8वीं विशेषता हम देखते हैं कि जागरूकता में वृद्धि करने में भी वैश्वीकरण का बहुत बड़ा योगदान है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा विश्व के सभी देश जागरूक रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण संबंधी अवक्रमण हो या ओजोन की सतह की क्षीणता हो। मतलब पूरे देश के लोगों को ये पता है कि यदि पर्यावरण में कोई चेंज आएगा तो उनका देश भी प्रभावित होगा, और यदि ओजोन की सतह भी क्षीण होती जाएगी तो उससे भी सभी देशों को नुकसान होगा। तो संपूर्ण विश्व के देश जो हैं वो जागरूक रहते हैं। ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही संभव होता है। अब ये मैंने आपको विशेषताएं बताई। अब इसके बाद हम देखेंगे भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया हर देशों में, हर समाजों में अलग अलग प्रभाव डालती है। तो यदि भारत में हम देखें तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या प्रभाव डाल रही है, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से भारत की संस्कृति को बहुत अधिक प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के द्वारा ही हमारे समाज में राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, यहाँ तक कि लोगों के पहनावे, ओढ़ावे, बोलचाल, भाषा, रहन सहन और पारिवारिक मूल्यों पर भी इसका बहुत ही अधिक प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो अब हम एक क्रम से जैसे बात करेंगे कि पहला यदि हम देखें तो क्या प्रभाव है, तो पारिवारिक शक्ति संरचना में परिवर्तन। परिवार की जो रचना है, जिस परिणाम स्वरूप, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप हमारे भारत में सबसे ज़्यादा संयुक्त परिवार पहले देखने को मिलते थे। आजकल वैश्वीकरण के प्रभाव ने संयुक्त परिवार को विघटित कर दिया है। अब हमारे समाज में एकाकी परिवार की संख्या बहुतायत है। मतलब अब परंपरागत जो सर्वोच्च स्थान एक मुखिया का होता था, वो सर्वोच्च स्थान भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है। मतलब पहले मुखिया की बात परिवार के हर सदस्यों को मान्य थी, आजकल मुखिया का जो रोल है या जो उसकी जो भूमिका है वो अब थोड़ी धूमिल होती जा रही है, और आज के बच्चे ज़्यादा स्वावलंबी बनते जा रहे हैं और परिवार जो है वो संयुक्त ना होकर टूटते जा रहे हैं और एकाकी परिवार के रूप में परिणित हो रहे हैं। दूसरा प्रभाव हम देखेंगे कि युवाओं के महत्व में वृद्धि। इसका तात्पर्य ये है कि जो भी जनरेशन है, आज जो हमारे युवा हैं वो बहुत अधिक स्वावलंबी हैं, उनके पास नेट है, उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी है, नया नया ज्ञान है, और इसलिए ज़्यादा ज्ञान के कारण, सूचना के ज़्यादा साधन होने के कारण युवा पीढ़ी अत्यंत ही महत्वाकांक्षी बन गई है। और इसका एक एग्जाम्पल जो है वो अंतर्जातीय विवाह के रूप में। पहले बच्चों में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अपने पेरेंट्स का विरोध करके अंतर्जातीय विवाह करें, लेकिन आज बच्चे बहुत अधिक इस प्रकार की रीतियों को, इस प्रकार की परंपराओं को महत्व देने लगे हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने समाज में संचार और सूचना के साधन के कारण बच्चों को ज़्यादा स्वावलंबी और महत्वाकांक्षी बना दिया है। नेक्स्ट यदि हम इसका इफेक्ट देखें तो मॉल एवं फार्म हाउस संबंधी संस्कृति। पहले मॉल जैसी चीज़ें या फार्म हाउस जैसी चीज़ें हमारे भारत में नहीं थी, पर आज बहुविभागीय कंपनी अर्थात एक मॉल का कस्बों में, नगरों में बहुतायत संख्या में देखने को मिलता है, जहाँ पर व्यक्ति एक वस्तु खरीदने जाता है और बहुत सारी वस्तुएं वहाँ से वो खरीद ले आता है, क्योंकि वहाँ पर उसे कपड़ा भी मिलता है, किराना भी मिलता है, बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो घर से संबंधित, अपने समाज में अपने घर की आवश्यकता संबंधित सारी चीज़ें आसानी से उसे उपलब्ध हो जाती है और वो एक साथ सारी चीज़ों को खरीद लेता है। इसी प्रकार फार्म हाउस भी हमारे समाज में देखने को मिले, जो युवाओं के, परिवारों के एक मनोरंजन के साधन हो गए हैं। लोग वहाँ जाते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, शादी पार्टी जैसी जो शादियों की जैसे पार्टी होती है वो भी वो वहाँ पर सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो संस्कृति है वो हमें वैश्वीकरण के बाद देखने को मिलती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि उपभोक्ता संस्कृति का विकास। इसका तात्पर्य क्या है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप टेलीविज़न चैनलों की भरमार हो गई है
और टीवी लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। टीवी में दिखाए जाने वाले विज्ञापन और द्वारा लोगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं और एक दूसरे से आगे बढ़कर वो प्रतियोगिता कर रही हैं। तो उपभोक्ता संस्कृति के कारण टीवी देखने वाले लोग हमारे समाज में बहुत अधिक हैं और जो विज्ञापन टीवी में दिखाया जाता है उसी को वो खरीदने के लिए, उसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो आतुर हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो हमारे वैश्वीकरण के पश्चात ही शुरू हुई है। नेक्स्ट देखूंगी मनोरंजन के नवीन माध्यमों का विकास। मनोरंजन के नए नए साधन आ गए हैं। अब बच्चों को परिवार के बीच बैठकर मनोरंजन करना अच्छा नहीं लगता, ना ही वो परिवार के साथ बैठकर किसी प्रकार का खेल, किसी प्रकार मिलजुल कर किसी प्रकार की मनोरंजन की चीज़ें करते हैं, बल्कि अब बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी टीवी में पोगो जैसे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, डिज्नी जैसे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं और बच्चा माता पिता के साथ समय ना बिताकर टीवी में, खेल में अपना दिन और समय काटता है। तो परिवार के बीच रहने का, उनकी परंपराओं से रिलेटेड कोई खेल करने का समय उनको नहीं मिलता और ना ही वो खेलना पसंद करते हैं। तो ये भी एक वैश्वीकरण का इफेक्ट हमारे भारत के परिवार पर, भारतीय समाज के परिवार पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवर्तन। आज हमारे देश में सामाजिकरण की प्रक्रिया विभिन्न संचार के साधनों के माध्यम से होने लगी है। पहले तो परिवार के जो मुखिया थे वो जिस प्रकार आचार विचार व्यवहार नियम मूल्य जिस तरीके का वो करते थे वैसा बच्चा आत्मसात करता था और उसी तरीके से उसका समाजीकरण होता था। लेकिन आजकल समाजीकरण केवल परिवार के माता पिताओं के द्वारा नहीं, बल्कि संचार की नई जो टेक्नोलॉजी है या नए जो साधन मिले हैं उन्हीं के आधार पर उनका समाजीकरण हमें देखने को मिलता है। और इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया अब संचार के साधनों के ऊपर ही निर्भर कर रही है। नेक्स्ट में देखेंगे कि पारिवारिक नियंत्रण में शिथिलता। तो परिवार, जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया कि परिवार के मुखिया का नियंत्रण जो है वो बहुत शिथिल हो गया है। बच्चे अपना निर्णय स्वयं लेते हैं, क्योंकि परिवार के मुखिया का भी ये मानना है, ये सोचना है कि परिवार का जो बच्चा है वो पढ़ लिख लिया है, प्रशिक्षित है और उसे अपना अच्छा बुरा समझ में आता है, इसलिए जो भी निर्णय लेना है वो स्वयं लेता है। क्योंकि यदि परिवार के मुखिया उसका ऑब्जेक्शन करते हैं या उस पर अपना निर्णय थोपते हैं तो घर में कलह होता है, द्वेष होता है और बच्चा परिवार को छोड़कर चला जाता है। तो इस प्रकार परिवार के नियंत्रण में शिथिलता है। और ऐसे ही बहुत सारे, जैसे स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है, स्त्रियाँ क्वालिफाइड हो गई हैं, उनको भी शिक्षा के, पहले जो घूंघट में रहती थी आजकल नई नई शिक्षा ग्रहण करने लगी हैं, नई टेक्नोलॉजी के द्वारा वो भी बड़े बड़े एग्ज़ाम देने लगी हैं और परीक्षा में पास होने के बाद बड़ा बड़ा पद संभाल रही हैं। नेता से लेकर सरकारी ऑफिसर से लेकर पुलिस ऑफिसर से लेकर हर फील्ड में, जो पायलट तक पायलट के रूप में भी महिलाएं अपने पद पर काम कर रही हैं। तो जहां एक और महिलाओं की स्थिति ऊंची हुई है, वहां पर समाज में महिलाओं के ऊपर शोषण और अत्याचार भी हमको देखने को मिलता है। अर्थात हम ये कहें कि वैश्वीकरण ने जहां एक और महिलाओं को की सकारात्मक भूमिका, एक समाज का स्टेटस, एक स्थिति जहां पर उसे प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर उनका शोषण और उन पर अत्याचार भी हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद लास्ट है वृद्धों की उपेक्षा। तो समाज के अंतर, भारतीय समाज के अंतर, जब से वैश्वीकरण की का दौर चला है, भारत में आर्थिक सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन ने वृद्धों का पद जो है या वृद्धों की जो प्रमुखता है उसको भी छीन लिया है। अर्थात अब वृद्धों का उतना आदर, उतना सम्मान, उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता। और इसीलिए क्या होता है कि जब बच्चे अपने वृद्धों का सेवा सत्कार नहीं कर पाते तो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। तो इस प्रकार वृद्धों, भारतीय समाज में अभी तक ऐसे वृद्धाश्रम बने हुए नहीं थे, लेकिन इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने भारत में वृद्धों के लिए बहुत सारे आश्रम खोल दिए, जो एक चिंताजनक विषय है, एक चिंतनीय विषय है। और इसके बाद लास्ट मैं और बता दूं कि शिक्षा का निजीकरण हो गया है। आजकल एक
प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल की जगह बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं जो अपना फीस स्ट्रक्चर खुद तय करते हैं, अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करते हैं, उनको क्या प्रशिक्षण देना है, क्या सब्जेक्ट होगा, क्या सिलेबस होगा। ये सारे स्कूल तो स्कूल और ऐसे बहुत सारे महाविद्यालय भी स्थापित हो गए हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का भी निजीकरण। ऐसे तो भारतीय समाज में वैश्वीकरण के बहुत सारे प्रभाव हैं। यदि हम देखें सोचें तो हमारे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सारे संबंधों में वैश्वीकरण का पुट दिखाई देता है। तो बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि वैश्वीकरण क्या है। और यदि आपको इससे कुछ जानकारी, कुछ क्वेरी लेना है तो मेरा मोबाइल नंबर है और आपको पता है कि ये आपको YouTube में दिखाई देगा और आप मुझसे कभी भी इस संदर्भ में व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, YouTube में पढ़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू।